हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी डेली बेस पर 4 बजे साइंस की क्लास शुरू होती है। तो वही हम आज भी कर रहे हैं और साइंस की क्लासें आपके लिए लगातार जारी हैं। तो आपको बता दें कि साइंस से आपके पेपर में कम से कम 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम 10 से 15 क्लासों में लगभग में 300 प्रश्न पढ़ लेंगे और उनको पूरी तरह से क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। आज साइंस की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 क्लासें पढ़ चुके थे। अगर आपने 5 क्लासें नहीं देखी हैं तो कृपया करके आप उन 5 क्लासों को भी देख लें। ठीक है, उनकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? जो भी कमेंट्स बॉक्स होगा उसमें आपको नीचे क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास कितनी बेहतरीन रहने वाली है ये तो आप ही लोग बताएंगे। ठीक है, तो सीधे प्रश्नों के साथ में शुरू करते हैं। अभी तक हम यानी कि 5 क्लास पढ़ चुके हैं। तो कम से कम हमने 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। और आपने देखा होगा कि एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न हमने आपको बताए हैं। तो कुल मिलाकर कम से कम अगर हमने 100 प्रश्नों को तैयार कर लिया है तो यहाँ पर हमारे कम से कम 2000 प्रश्न तैयार हो चुके हैं साइंस के, जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी प्रकार हम आगे भी बढ़ते रहेंगे और आप लोगों के सहयोग से हम लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग वॉच कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी कोई भी हॉलीडे नहीं होने वाला है। आपका संडे हो किसी भी दिन हो, लगातार आपके लिए वीडियो जारी रहेंगी आपके पेपर के लिए। ठीक है, चलिए टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, उनका सोल्यूशन भी मिलेगा, उनको सॉल्व करने के लिए भी आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों तरह की पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। यानी कि सही प्रश्न बताना है आपको, कौन सा प्रश्न सही है, विकल्प कौन सा सही है। अवतल लेंस का उपयोग वाहन में पीछे के यातायात को देखने के लिए किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें तो अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे के शीशे को, यातायात को देखने के लिए किया जाता है। अवतल नहीं, यहाँ पर क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, यानी कि उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। अगला पहला प्रश्न है हमारा कि प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। बिल्कुल ठीक है, ये संकल्पना जो है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे देखिएगा एक होता हमारा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष इसे हम इंग्लिश में बोले तो हम इसे कहते हैं दूर, यानी कि हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया इसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? तो इसको हम कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। यानी कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूर आपकी आवाज निकल रही है ऊ से, यानी किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। ठीक है, किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। और अगर हम यहीं पर पूछे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग। किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का। लेकिन अब पेपर में क्या होता है, इंग्लिश में पूछा जाता है तो हम कह सकते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं हम इसको? तो इसको हम कहते हैं मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। और अवतल लेंस जो होता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो आपके किस दोष के लिए होता है? उत्तल दर्पण के लिए होता है। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि पहला ही प्रश्न हमारा सिर्फ सही है, बाकी दोनों के दोनों गलत हैं। प्रश्न हमसे ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर जा रहे हो, दूर से मतलब ऊ निकल रहा है, तो सिंपल से याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष के लिए ऊ का प्रयोग करेंगे, यानी कि उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए आप लोग बता ही सकते हैं, फिर क्या होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे प्रश्न की ओर मूव करेंगे। ठीक है,
तो दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, चयन कीजिए। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, व्यवहार करता है, बिल्कुल ठीक है। जल की बात करेंगे तो जल देखिएगा, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। एक होता है भारी जल जिसे हम कहते हैं D2। इसको अगर साइंस की भाषा पूछे तो हम इसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन अगर D2O को हम रासायनिक भाषा में पूछें तो हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम। कल हमने पढ़ा भी था कि जो भारी जल होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम आपका यही होता है, क्या होता है, D2O होता है। ठीक है, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी, उरे ने की थी। हेरोल्ड उरे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला तो सही है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, बिल्कुल करता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके सामने कोई शीशा रखा है और उसमें आपको प्रतिबिंब देखना है तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई से। ठीक है, आधी होनी चाहिए, 1/4 नहीं। कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। यानी कि ये तो गलत हो गया। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अभी हमने पढ़ा था दूरदृष्टि यानी कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो दूरदृष्टि दोष का प्रयोग करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर जा रहे हैं, दूर से ऊ निकल रहा है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ए पॉइंट आपका सही है, यानी कि पॉइंट आपका पहला सही है, पॉइंट आपका तीसरा सही है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो आपका पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो आपका ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होंगे। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होंगे, एकदम राइट आंसर होंगे आपके। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, तो अगले प्रश्न पर भी देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। किस विकल्प का चयन करा रहा है, गलत। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यही चीजें हैं जो हमको सिखाती हैं कि आगे हमने क्वेश्चन में क्या देखा है, क्या पढ़ा है, क्या समझा है। यही वो चीजें हैं कि हमको सिखाती हैं। ठीक है, जितना भी आपका 5 क्लासें हो चुकी हैं तो उन 5 क्लासों का रिवीजन करिएगा तभी एक क्लास पढ़िएगा। अन्यथा हमारा अगर पुराना हमें रिवीजन नहीं है तो आगे का रिवीजन करने से कोई फायदा हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल ठोस और द्रवों में ही हो सकता है। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल ठोस और द्रव में ही हो सकता है। अगर स्टेटमेंट लेवल में एक केवल लग के आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या इस बात को बिल्कुल 100% है क्या, केवल। केवल का मतलब है कि इसी में होता है और किसी में नहीं होता है। ठीक है, उबलते हुए जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ये तो आपने देखा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि जल जो है उसमें पानी डालो, उसमें हाथ डाल दो, या भाप से हाथ जल्दी जमेगा, तो किससे जलेगा, भाप से हाथ जल्दी जमेगा क्योंकि भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। और संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल ठोस और द्रव में ही होता है, नहीं, ठोस में नहीं होता, गैस और द्रव में ही होता है। गैस और द्रव में ही होता है, बाकी किसी में नहीं होता, गैस और द्रव में होता है। तो ऑप्शन आपका पहला तो गलत हो गया, दूसरा आपका ठीक हो गया। तो प्रश्न है कि कौन सा गलत है, तो पहला गलत है। पहला क्या आपका गलत है। ठीक है, क्यों, गुप्त ऊष्मा होती है। तो भाप में कौन सी ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो सही विकल्प आपको बताना है कौन सा सही है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। कह रहा है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी कि मोस्ट नंबर, द्रव्यमान जो संख्या होती है वो आपके न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। यानी कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। क्या बात ठीक है, तो बिल्कुल बात ठीक है एकदम। किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है
तो उसे समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहते हैं। जिन परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। नहीं, जिन तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या होती है समान और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहते हैं उसे हम? तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं, यानी कि समस्थानिक कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। कई बार मैंने आपको बताया, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं व परमाणु क्रमांक होते हैं समान और परमाणु भार क्या होते हैं? परमाणु भार होते हैं भिन्न भिन्न। ठीक है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भी हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम समस्थानिक कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनकी प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो 2 वाला क्या हो गया? गलत हो गया ये तो आपका। ठीक है, गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी, याद रखिएगा, गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। तो गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है, बिल्कुल मापा जाता है। 1 नंबर में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, इसकी जो रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेकुरल। रेडियो एक्टिविटी की इकाई को क्या कहते हैं? बेकुरल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बेकुरल। यानी कि ऑप्शन है कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो विकल्प आपका बी वाला सही नहीं है, यानी कि सेकंड सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा क्या है? सही है। ठीक है, पहला और तीसरा एकदम राइट है। ठीक है, देख लीजिएगा, आपको जो बात मैंने पहले बताई थी, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, आज चौथी क्लास, पांचवी क्लास, छठी क्लास, मैंने आपको जो अभी तक बातें पांचवी क्लास में बताई थी वही छठी क्लासों में रिपीट हो रही हैं, जिससे आपको एक चीज तो पता चल रही होगी कि क्या पता चल रहा होगा कि जो भी प्रश्न हैं हमारे पेपर में आने वाले वो इसी में से आएंगे जो आप पढ़ रहे हो इस टाइम में। ठीक है, आपसे पूछेगा गाइगर काउंटर से क्या मापा जाता है? तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? हिरनी बेकुरेल, यानी कि बेकुरेल इकाई है या क्यूरी इकाई है। ऐसे ही पूछा जाएगा ओजोन परत संरक्षण जो होती है, परत जो होती है, तो ओजोन परत की इकाई क्या है? डॉप्सन है। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। तो इस प्रकार जो मैंने आपको स्टैटिक बताए हैं ये एक एक नंबर में आपके पॉइंट होंगे, यानी कि एक बल्लाहाना प्रश्न में पूछा जाएगा। जो स्टेटमेंट लेवल है वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को मैंने अगर क्लियर किया है तो आपको भी एक एक प्रश्न क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए एकदम। एक एक प्रश्न पर क्लियरिटी होनी चाहिए, और एक क्लियरिटी जब होगी तभी आपको एक अच्छा सा साइंस में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा सा साइंस में स्कोर कर पाएंगे। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर क्लैरिटी अच्छी नहीं है तो आपके प्रश्न भी अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न एकदम लाजवाब, प्रश्नों में कोई कमी नहीं है। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही शानदार आपके सामने बने रहेंगे। देखिएगा कौन सा विकल्प गलत है, तो बताइएगा कौन सा विकल्प है जो गलत है। तो गलत विकल्प का चयन करना है भाई। अब गलत विकल्प का चयन करिएगा। ठीक है, देखिएगा
जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निर्गमित होती है। तो जल अपघटन के रूप में ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा के रूप में होती है, बिल्कुल ठीक है। पार्श्वीकरण दूध के किण्वन से संबंधित है। तो पार्श्वीकरण नहीं होता किण्वन से, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। कल मैंने आपको बताया था, अगर एक प्रश्न बना दिया जाए कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, तो हम कह सकते हैं केमिकल चेंज है। ठीक है, कैसा है, केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो दूध से दही बनने की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। और ये जो होता है आपका लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, तो उसी के कारण दूध से दही बन जाता है। ठीक है, दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। दूध का रंग सफेद होता है किसके कारण, कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है, सफेद हो सकता है। तो देखिएगा दूध का रंग हल्का सा पीला भी होता है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है पेपर में, कैसीन क्या है, तो कैसीन एक प्रोटीन है। ठीक है, कैसीन क्या है, एक प्रोटीन है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। ठीक है, पार्श्वीकरण की जो क्रिया होती है वो दूध के किण्वन से संबंधित नहीं होती है, निर्जमीकरण से संबंधित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया, यानी कि गलत पूछा है, तो यही है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। जितनी भी अशुद्धियां होंगी तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं पेपर में। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसीलिए पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, पानी का क्वथनांक देखिएगा, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। प्रश्न बलनायन में ये भी बन सकता है कि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो पानी का क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे 4 ऑप्शन बनते हैं हमारे। दूध के किण्वन से संबंधित होता है। दूध का किण्वन कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है, इन सभी बातों को ध्यान में रख के प्रश्न बनाए जाते हैं और इन सभी बातों पर ही चर्चा की भी जाती है कि अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके बनाए जाए पेपर में। ठीक है, तो इसी प्रकार से डी ऑप्शन भी क्या है, एकदम राइट है हमारा। डी ऑप्शन भी क्या है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आपसे दूध से दही बन गया, सब कुछ बना दिया मैंने। जीवाणु की बात करेंगे तो चलिए बायोलॉजी के अंतर्गत चलते हैं, तो जीवाणु की बात करते हैं। किसने खोज करी, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने खोज करी थी जीवाणु की। विषाणु की अगर बात करें, विषाणु मतलब वायरस, वायरस की जो खोज की थी वो की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। और अगर प्रोटोजुआ की बात करें, ये 3 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद मैं आपको बता भी चुका हूं। प्रोटोजुआ की बात करेंगे तो प्रोटोजुआ की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। किसने, रोनाल्ड रॉस ने प्रोटोजुआ की भी खोज की थी। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और आपको ऐसे ही पढ़ना है, अच्छे वे में पढ़ना है। अब आपको पीडीएफ मिल रही है तो ये भी खुशी आपको हो रही है कि मुझे पीडीएफ मिल रही है। ठीक है, और आपको अच्छे वे में पढ़ना भी है, तो लगे रहिएगा। और हम आपके साथ हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ में। और हम आपसे सही प्रश्न पूछते नहीं, हम आपसे पूछते हैं गलत प्रश्न, क्योंकि सही प्रश्न तो सभी पूछते हैं, लेकिन हम पूछते हैं कि गलत बताइएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में गलत ही पूछा गया है और गलत ही आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा गलत प्रश्न कौन सा है, सही तो पूरा दुनिया बताती है, लेकिन हम गलत आपको बता रहे हैं। करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है, कई बार मैंने आपको बताया है। कार्बोनिल कवकनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है, नहीं, किसके नाशक में प्रयुक्त होता है,
होता तो का से है, लेकिन कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है, कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है। टेफ्लॉन क्या होता है? टेट्राफ्लोरा एथिलीन का बहुलक है। ठीक है। फुलरेन क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। कल मैंने आपको बताया था कि कार्बन के और भी कई अपर रूप होते हैं, जैसे हीरा व ग्रेफाइट। हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक है आपका हीरा, दूसरा है आपका ग्रेफाइट। ठीक है। हीरा व ग्रेफाइट भी कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, हीरा होता है और एक क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कार्बन का तीसरा अपर रूप याद रखिए, फ्लोरीन आपका तीसरा अपर रूप है कार्बन का। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देख लीजिएगा, सही पूछ लिया है कि भाई सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। तो सही विकल्प का चयन आपको कराना है। क्या है कि फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकरी का फार्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज। क्या फार्मूला ठीक है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज, ये क्या है? फिटकरी का फार्मूला है। ठीक है, इनटू 24H2O क्या होता? 24H2O। ठीक है, ओके, यही फार्मूला होता है। मैंने काफी पहले पढ़ा था, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो स्कंदन द्वारा स्वच्छ कर देती है, बिल्कुल कर देती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। मैंने आपको कई बार बताया है कि वनस्पति घी में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो क्या है? आपके हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मैंने आपसे वही तो बोला कि पहले की क्लासें पढ़िएगा, आज की क्लासें, अब जो आने वाली क्लासें हैं वो आपको आराम से बता देंगी। निकेल का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। निकेल का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल। कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन है आपका तीनों। ठीक है, तीनों के तीनों कथन क्या हैं? आपके सही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, याद क्या रखना है आपको कि जो वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया था? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया था। हाइड्रोजन की जो खोज करी है वो हेनरी कैवेंडिश ने की है। हाइड्रोजन की खोज किसने करी? हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है? समस्थानिक है, 1s1 1s2 1s3, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए अब। ठीक है, ये बार बार नहीं बताए जाएंगे आपको, क्योंकि मैंने आपको फुल डिटेल में हर प्रश्न को फुल डिटेल में ही पढ़ाया है। ऐसी कोई बात नहीं जो आपसे छुपी हुई रह गई हो, है ना, कभी आपको पता ना हो या कभी आपसे कोई बोला ना हो, है ना, कि भाई ये बात नहीं है। आप साइंस की 100 क्वेश्चन पढ़ चुके ना, तो 100 क्वेश्चनों में कुछ तो ताकत रहा होगी ना। तो देखते हैं क्या ताकत रहती है फिर से। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है, बिल्कुल अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों को अक्रिय गैस बोले या बोले नोबेल गैस है। कौन सी गैस है? नोबेल गैस है। या बोले उत्कृष्ट गैस है, या बोल सकते हैं निष्क्रिय गैस है। शायद कल ही पढ़ाया था, चलिएगा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कितनी संख्या होती है? 6। 6 गैसें होती हैं आपकी जिन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं। सबसे पहले हीलियम, हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम के बाद रेडॉन, रेडॉन अक्रिय गैस है। ठीक है, क्रिप्टॉन भी अक्रिय गैस है। जेनॉन, जेनॉन के बाद अगर बात करेंगे तो आर्गन, और आर्गन के बाद अगर बात करेंगे तो आपकी कौन सी बची है? एक अक्रिय गैस बची है जिसे कहते हैं नियॉन।
किसे कहते हैं? नियोन कहते हैं। ठीक है, ये 6 क्या है? आपकी अक्रिय गैस है। ये 6 यहाँ से अगर बात करेंगे, ये 6 क्या है? आपकी अक्रिय गैस है। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है आवर्त सारणी में कितनी होती है? 0 होती है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? 0 होगी। अब अगर बात करेंगे तो कौन सी गैस है? ठीक है, तो यहाँ पर आपकी अक्रिय गैस नहीं होगी, क्रिप्टॉन नहीं होगी, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगी जेनॉन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? तो यहाँ पर आपकी जेनॉन होगी, क्रिप्टॉन नहीं होगी। ठीक है, अब देखिएगा, जब पृथ्वी पर भूकंप आएगा, भूकंप आने पर कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन गैस निकलती है। ठीक है, भूकंप आने पर कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन। भूकंप की तीव्रता की बात करेंगे कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? इंटेंसिटी को किससे मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ठीक है, आर्गन। प्रतिशत क्या होता है? तो प्रतिशत होता है 0.93%। ठीक है, एक इसका क्या होता है? ए इसका प्रतिशत होता है। ठीक, इतनी बात याद हो गई। ठीक है, देखिएगा, भर गया, जगह नहीं बचती है। ठीक है, तो जगह छोड़नी भी नहीं है, जगह आपको पढ़ने पर भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, जगह पढ़ने पर भी नहीं छोड़नी है, पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिएगा नाइट्रोजन गैस, तो ये तो जेनॉन हो गया। नाइट्रोजन गैस का उपयोग हवाई जहाजों के टायरों में किया जाता है, मैंने आपको बताया था। किसने खोज करी नाइट्रोजन की? तो रदरफोर्ड ने खोज करी। रदरफोर्ड ने खोज करी है। ठीक है, रदरफोर्ड ने खोज करी है नाइट्रोजन गैस की। फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़कर खा जाते हैं। तो फास्फोरस की नहीं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट पक्षी पौधे कीटों को खा जाते हैं। तो देखिएगा, ए भी गलत हो गया, ए वाला बिल्कुल ठीक है, बी वाला सही है। सही विकल्प का चयन कीजिए, केवल बी सही है, बाकी आपके दोनों के दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, देखिएगा, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, याद रखिएगा इस बातों को, और यही बातें हमें एग्जाम तक पहुंचा देंगी, और यही बातें हमसे कहेंगी कि एग्जाम भाई पास कर देंगे हम इस बात पे। ठीक है, इस बात में कोई कमी होने वाली नहीं है, एग्जाम आप लोग पास कर देंगे, उम्मीद है मुझे पूरी तरह से। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। अब देखिएगा, गलत गलत देखिएगा कौन सा है? ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प तथा आर्गन गैसें भरी जाती हैं। तो ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प व आर्गन गैसें भरी जाती हैं, साथ में नियोन भी भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? नियोन भी भरी जाती है, लेकिन ये दोनों तो भरी जाती हैं। जब ये दोनों भरी जाती हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो ठीक हो गया। कमरे के ताप पर अर्थात सामान्य ताप पर ब्रोमीन तथा मरकरी द्रव में पाए जाते हैं। तो ब्रोमीन और मरकरी जो होती है वो द्रव में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मरकरी के यौगिकों का उपयोग कीड़ानाशक के रूप में किया जाता है, ये गलत है। ब्रोमीन ब्रोमीन के ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग कीड़ानाशक के रूप में किया जाता है, ये ठीक है, ब्रोमीन वाला। हाइड्रोजनों में सबसे अधिक, हाइड्रोजनों में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये भी ठीक है। फ्लोरीन, एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अपक्रियाशील क्या है? तो क्या आपके फ्लोरीन सबसे अधिक अपक्रियाशील है हाइड्रोजनों में। ठीक है, कमरे के ताप पर ठीक है, एकदम ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो आपका गलत विकल्प है वो क्या है? आपका सी, ये मरकरी नहीं होगा, ये क्या होगी? आपकी ब्रोमीन होगी। ठीक है, ये क्या होगी? आपकी ब्रोमीन होगी। ठीक है, मरकरी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो भाई सही विकल्प का चयन करना है और सही विकल्प का चयन थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि सही पूछा है, अभी तक गलत पूछे जा रहे थे। ओके, 100 डिग्री के ताप पर मीथेन को जलने से कार्बन ब्लैक हो जाता है, जिसका उपयोग छपाई में काम किया जाता है। धान के खेत से मीथेन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एथेनॉल उत्पादित करता है। बताइएगा क्या होगा। 100 डिग्री के टेम्परेचर पर मीथेन को जलाने से ब्लैक कार्बन प्राप्त होता है, बिल्कुल। जिसका उपयोग छपाई में काम किया जाता है, बिल्कुल। धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, ये भी ठीक है। मीथेन गैस मुख्य अवयव है आपके सीएनजी का। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य अवयव भी है आपके, ठीक है, मुख्य अवयव भी है। किसका? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, CH4। जब इसका मुख्य अवयव है तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल गैस का भी मुख्य अवयव कौन सा है, ठीक है, नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस का भी मुख्य अवयव है आपका CH4, लेकिन LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है आपका ब्यूटेन। क्या है मुख्य अवयव? ब्यूटेन है, ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं, लेकिन यह एसिटिलीन उत्पादन करता है, एसिटिलीन का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? एसिटिलीन का उत्पादन करता है। तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है, ए और बी क्या है? दोनों के दोनों क्या हैं? ठीक है, एकदम ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। आशु गैस को क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, आशु गैस में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। हीलियम गैस अक्रिय गैस और ज्वलनशील होने के कारण गुब्बारों में भरी जाती है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, गुब्बारों भरी जाती है। सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि दोनों के दोनों आपके क्या है? ठीक है। जस्ट ए सेकेंड पढ़ते हुए आ रहे हो तो जस्ट ए सेकेंड निकाल दोगे, ठीक है। बात याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा इस बात पर, एक अच्छे से चलिएगा, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न को, ये प्रश्न आपको कहाँ तक ले जाएगा ये आप ही बता सकते हो, ठीक है। ये प्रश्न आपको कहाँ तक ले जाएगा? ओके, चलिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो आपका सही है? पढ़िएगा आप लोग कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बनाया गया सोडा अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम डालेंगे या उससे क्रिया करेंगे तो बनाया गया सोडा जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है या नहीं? ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होगा या नहीं होगा? तो अम्लीय प्रकृति का ही होता है। कैसे पता करेंगे? पीएच वैल्यू से। पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का होगा, अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। नीला थोथा कॉपर व सल्फेट का यौगिक है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट बोलते हैं उसको, तो कॉपर व सल्फेट का यौगिक है SU SO4, ठीक है, ये तो बोल सकते हैं। उसके बाद पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक का नहीं किया जाता है, किया तो जिंक का नहीं जाता है, लेकिन किसका किया जाता है? कॉपर सल्फेट का किया जाता है, कॉपर सल्फेट का किया जाता है। किसका किया जाता है? कॉपर सल्फेट का, ठीक है सल्फेट लेकिन कॉपर सल्फेट का। तो पहला और दूसरा सही विकल्प है आपका, पहला और दूसरा। देखिएगा ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आपका सही होगा, तो पहला और दूसरा आपका ए है, ठीक है, पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है यहां से। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका गलत है,
गलत विकल्प का चयन करा रहा है। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा प्रश्न को। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो इस प्रश्न को आप कर नहीं पाएंगे अच्छे से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रीड करिएगा। ठीक है, और रीड अच्छे से करिएगा। ठीक है, आपने गन्ना डाला हुआ, गन्ना से शीरा बना है, तो उसी से संबंधित एक प्रश्न है कि शीरा अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। बिल्कुल ठीक है। शराब के नशे में वाहन चलाने वाले की सांस जांचने के लिए ब्रेथ एनालाइजर में लगे फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये बात अगर आप नशा करते हैं तो आपको भी पता चल गई होगी। ठीक है, कि नशा करने वाले जो लोग होते हैं, यानी कि एक कारण व कथन को भी स्पष्ट करता है। जो शराब के नशे में वाहन चलाने वाले लोगों की सांस की जांच करने के लिए क्या करते हैं, एनालाइजर में लगे फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है। गलत ऐसे प्रश्न बनाएगा ही नहीं एग्जामिनर, वही प्रश्न बनाएगा जो बिल्कुल ठीक है। तो शराब के नशे पर जो फिल्टर लगा होता है, जिसमें फूंक मारते हैं, वो बोलने लगता है, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का घोल होता है, यानी कि फिल्टर पेपर पर लगे हुए होते हैं। यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्या आंसर ठीक है? सी हमारा एकदम राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात पे। ठीक है, बड़े से बड़ा प्रश्न है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केबलर नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। एक तो प्रश्न देखिएगा सिंपल वे में बना कि बुलेट प्रूफ जैकेट में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, केबलर। बिल्कुल ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, केबलर का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है क्या? बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक, यानी कि खिड़की अगर बनानी है हमको तो पॉलीकार्बोनेट, अगर खिड़की हमको बनानी है तो पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जैकेट अगर हमको बनाती है तो केबलर। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया था। अब देखिएगा, बुलेट प्रूफ में एलमाइड का प्रयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पायरेक्स कांच और क्राउन कांच के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केबलर नामक उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पायरेक्स कांच और क्राउन कांच का उपयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है। किसका? लेमिनेटेड कांच का उपयोग किया जाता है। किसका? लेमिनेटेड कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? लेमिनेटेड कांच का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है। क्या लिख लीजिएगा कि लेमिनेटेड कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इससे प्रश्न हमारा कितना बन गया। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केबलर का, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का, बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ। ठीक है, ठीक है, जैकेट बनने वाली है, बुलेट प्रूफ है ना। तो देखिएगा अगला प्रश्न, गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान सदैव समान रखते हैं उन्हें गर्म रक्त तंत्र वाले जंतु कहते हैं। वे तंतु जो अपने शरीर का तापमान हमेशा नियंत्रित रखते हैं उन्हें गर्म रक्त वाले जंतु कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। गोल कृमि में कोई प्रसंचरण तंत्र नहीं होता है। गोल कृमि में कोई प्रसंचरण तंत्र नहीं होता है। ठीक है, प्रसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये भी ठीक है। सभी इकोनम सजीव प्रजक होते हैं। व्हेल मछली को सबसे बड़ा स्तनपायी माना जाता है, समुद्री स्तनपायी यानी कि जल में, और सबसे बड़ा स्तनपायी पृथ्वी पर हाथी को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन नंबर सी, सभी इका इनोडम सजीव
निष्प्रजक होते हैं? नहीं होते हैं। क्या लिखना होगा? नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। काफी टफ क्वेश्चन था, है ना, एक कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में इसे हम रख सकते हैं। ऊपर वाले को देखेंगे तो ठीक है, लेकिन नीचे वाले आप लोगों ने ए तो पढ़ा होगा, लेकिन बी और सी में हम डिफरेंट इसमें कर सकते थे, लेकिन ठीक है, आपका प्रचक नहीं होते हैं। चैप्टर वाइज में देखेंगे इसकी फुल डिटेल को, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी देखेंगे। गलत विकल्प का चयन करना है ना। नोस्कर्पिन पोस्ता से प्राप्त होती है। पोस्ता, अफीम, अफीम किससे निकलता है? तो अफीम निकलता है पोस्ते से, और इस अफीम से निकलती है हीरोइन। इस अफीम से निकलती है हीरोइन, ठीक है। और अफीम जो होता है वो आपके इंटरनेशनल मार्केट, है ना, हीरोइन जो होती है इंटरनेशनल मार्केट में आपकी काफी ज्यादा कीमत होती है। तो पहला तो फिर सही है। लाइकेन, कवक व शैवाल से बने होते हैं, बिल्कुल। अगर पूछा जाए शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, शायद मैं आपको बता चुका हूं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सेलुलोज कपास का प्रमुख घटक है। सेलुलोज कपास का प्रमुख घटक है। मशरूम एक प्रकार का शैवाल है, तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए वाला, डी वाला ऑप्शन एकदम गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो होगा वो एकदम क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, गलत आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प आपके सही वाली की बात करा जा रहा है। मछलियों में सामान्यतः शोषण गलफड़ों के द्वारा होता है, बिल्कुल, फेफड़े तो होते नहीं है। त्वचा की सहायता से अधिकांश कीट शोषण करते हैं। तो त्वचा की सहायता से अधिकांश कीट शोषण करते हैं। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है आपकी त्वचा, ठीक है। और ग्रंथि की बात करेंगे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी लीवर। लीवर यानी कि यकृत, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे कि अल्कोहल के उत्पादन से आर्क बैक्टीरिया के एक समूह का उपयोग किया जाता है। मछलियों में जो सामान्यतः शोषण होता है गलफड़ों के द्वारा होता है, सभी को पता है। त्वचा की सहायता से अधिकांश कीट शोषण करते हैं, ये भी ठीक है। अल्कोहल के उत्पादन के लिए आर्क बैक्टीरिया के एक समूह का उपयोग किया जाता है, तो इसमें नहीं किया जाता है। किसके क्या उत्पादन किया था? मीथेन में। मीथेन, अभी हमने सोरा को लेके पढ़ा था, मीथेन। मीथेन होता है CH4, ठीक है, धान के खेत से निकलता है मीथेन। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। सही पूछा है ना, तो सही विकल्प पूछा है तो 1 और 2 इसका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ट्रिटिकेल को गेहूं व राई के परस्पर संस्करण के तैयार किया जाता है। ये प्रश्न बहुत आता है पेपर में कि ट्रिटिकल क्या है? गेहूं और राई के बीच की कड़ी है। लेग हीमोग्लोबिन लुग्मिनेसियस कुल के पौधे अल्फांसो सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाए जाते हैं। शैतूस अनन्नास कटहल सिरोसिस कुल से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये तो आपका ठीक है फिलहाल। शैतूस अनन्नास कटहल सोरोसिस कुल से संबंधित हैं, तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका डी।
ऑप्शन क्या होगा? डी। डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प आपको कट करना है? गलत विकल्प। नाभिक के अलावा कोशिकांग के माइटोकांड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग डीएनए में पाए जाते हैं। बताइएगा। सौर ऊर्जा को क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा, मानव शरीर में कोशिकांग में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी है। ये तो सही है, ये तो सभी को पता है ना। कितनी है? 23 जोड़ी, यानी कि 46 है। कितनी है? 46 है। ये तो सभी को पता है ना। ओवरऑल सौर ऊर्जा को क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, बताइएगा सही है या गलत है। ठीक है, तब तक आप बताइएगा। ठीक है, चलिएगा। सौर ऊर्जा को क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ये भी ठीक है। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकांड्रिया तथा लवक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो ये भी ठीक है। यानी कि गलत विकल्प का चयन करना है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। माइटोकांड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट होता है, पौधों को रंग प्रदान करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प का चयन करना है। मॉर्फिन अफीम का प्रमुख घटक है, बिल्कुल अभी पढ़ा था। अच्छा, अभी मॉर्फिन नहीं पढ़ा था। मॉर्फिन जो होता है अफीम से ही आता है। पौधे, अफीम पौधे के अपरिपक्व फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। मॉर्फिन पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। ये क्या होता है? ये नहीं प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये नहीं प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये नहीं प्राप्त किया जाता है। तो मॉर्फिन आपके अफीम, अफीम से क्या बना? हेरोइन बनी। ठीक है, पोस्ता बन के आया। किससे? पौधों की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। अब आप ये बताइएगा, ये कहाँ से प्राप्त की जाती है? ये प्राप्त जो होती है वो कहाँ से की जाती है? लास्ट प्रश्न है 20%। ये कहाँ से आपके प्राप्त की जाती है, इस बात को आपको बताना है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। कल पढ़ेंगे क्लास नंबर 7 के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलेंगे 7 नंबर की क्लास में। जल्दी से हम साइंस को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद, ओके।